हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसी क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम करेंगे एंजाइम्स टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एंजाइम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्टली बताऊंगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। केमिकल रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? जिनके अंदर न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे। कोई भी नए प्रोडक्ट बने तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ए है और ए से यहाँ पे क्या बना है? बी। तो ए क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट है। ए क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट। और बी क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट है। और यहाँ पे बताइए कि क्या यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट नहीं बने? बने हैं ना। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या हो, हमें न्यू प्रोडक्ट्स मिले, तो दैट इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे ये केमिकल रिएक्शन है जिसको हम लैब के अंदर करवा रहे हैं, तो एट दैट टाइम क्या होता है कि काफी रिएक्शंस के अंदर कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं। बट वो कैटालिस्ट कैसे होते हैं गाइस? वो होते हैं इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, ठीक है। जैसे चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। आप सभी ने इस एग्जांपल के बारे में पढ़ा होगा कि इथीन है, ठीक है। उसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? इथेन। ठीक है, जैसे इथीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम यहाँ पे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। हमने क्या किया? उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया। दिस इज H2, ठीक है। तो क्या बनेगा एट दैट टाइम? तो उस टाइम बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से। जो ये वाला H है इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा? इथेन से इथेन। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये है हमारे पास एडिशन रिएक्शन, है ना। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर किसका यूज होगा? इसके अंदर यूज होगा इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट का। जैसे कि निकल है, पैलेडियम है, प्लैटिनियम है। तो ये सब क्या है यहाँ पे? ये है इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। तो क्या जब रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है तो क्या तभी ऑर्गेनिक कैटालिस्ट का यूज किया जाएगा? नहीं। उस टाइम क्या होगा? अगर कोई रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है ना, तो उस टाइम कैटालिस्ट का यूज तो होगा, बट इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट का यूज नहीं होगा। तो किसका यूज होगा? उस टाइम यूज होगा बायो कैटालिस्ट का। किसका यूज होगा? बायो कैटालिस्ट। देखो, जैसा कि बायो नेम से ही क्लियर है, बायो मीन्स लिविंग। तो लिविंग सेल, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, तो लिविंग सेल के अंदर जब हम कैटालिस्ट को यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? बायो कैटालिस्ट। और इसी बायो कैटालिस्ट को कहा जाता है एंजाइम्स। तो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो एंजाइम्स के बिना हो जाए। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और ये लिविंग सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनको कैटालाइज करते हैं। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं? इनको बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल सुने होंगे सुक्रेस, तो इसके अंदर क्या आता है? एज। तो जिसके पीछे भी एज आता है तो वो क्या होते हैं? एंजाइम। तो इट मींस सुक्रेस भी किसका एग्जांपल है? एंजाइम का। ठीक है, वैसे हम एंजाइम के नॉमेनक्लेचर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया है कि जो सुक्रेस भी है वो भी कैसा है? एक एंजाइम है। अगर मैं आपको कहूं कि लाइपेज,
लाइपेज, इसके पीछे भी क्या आ गया, एस आ गया ना, तो ये भी क्या है, ये भी एंजाइम है। एंजाइम मीन्स ये क्या है, बायो कैटालिस्ट हैं। अभी आपको डाउट होगा कि फिर जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं और जो ये बायो कैटालिस्ट हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, तो नोट कीजिए, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लेते हैं एंजाइम्स। क्या डिफरेंस है इनके अंदर, तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस है इनके अंदर कि देखिए जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जब हम किसी रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं ना, तो ये किसको इफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को। इस चीज को तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो बायो कैटालिस्ट हैं चाहे इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं, ये किस चीज को इफेक्ट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब है कि हम स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम रिएक्शन की स्पीड की बात करते हैं। बट अगर किसी रिएक्शन के अंदर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट यूज होंगे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स कि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। बट नेगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या है, नेगेटिव इफेक्ट का मतलब है कि वो रिएक्शन की स्पीड को कम करते हैं, ठीक है। बट मोस्ट केसेस में वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। कुछ ही केस ऐसे हैं जहां पर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट रिएक्शन की स्पीड को कम करते हैं। बट एंजाइम्स के केस में क्या होगा, एंजाइम्स हमेशा ही क्या करेंगे, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट एंड बायो कैटालिस्ट के अंदर, कि जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट तो करेंगे बट पॉजिटिवली इफेक्ट भी कर सकते हैं और नेगेटिवली भी। अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे और नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे तो वो कम करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर कैटालिस्ट यानी कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। बट अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो वो हमेशा ही क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं, सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, उनको कौन कैटालाइज करते हैं, ये एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं। तो वो हमेशा ही क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। सेकेंड डिफरेंस आप नोट कीजिए, सेकेंड डिफरेंस आप यहां नोट कर लीजिए कि जो एंजाइम्स होते हैं वो तो बॉडी टेम्परेचर पे भी वर्क करते हैं, ठीक है, वो बॉडी टेम्परेचर पे अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी पीएच के ऊपर, स्पेसिफिक पीएच के ऊपर वर्क करवाना है तो ज्यादातर मॉडरेट पीएच के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, वो मॉडरेट प्रेशर के अंडर ही काम करेंगे। बट अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया या फिर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, देखिए क्या बताना चाह रही हूं मैं आपको कि जो एंजाइम्स हैं बॉडी टेम्परेचर पे काम करेंगे, है ना, वो मॉडरेट पीएच मॉडरेट प्रेशर पे ही वो नॉर्मली वर्क करते हैं ज्यादातर, ठीक है। बट एंजाइम्स का अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर बॉडी के अंदर अगर बढ़ा दिया, किसी भी रीजन से टेम्परेचर अगर हाई हो जाए या फिर प्रेशर इंक्रीज कर दें, तो एंजाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वो क्या हो जाएगा, उनकी शेप डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिगड़ जाएगी। अगर उनकी शेप डिस्ट्रॉय हो गई तो वो क्या हो जाते हैं, फिर इनएक्टिव। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो एक मॉडरेट टेम्परेचर
प्रेशर पे ही काम करेंगे, ठीक है। ज्यादा अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उनकी शेप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एट दैट टाइम जो एंजाइम्स हैं वो वर्क नहीं करती, ठीक है। एक्सेप्शन केसेस इनके भी हैं, आगे हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ तो ऐसे एंजाइम्स भी है ना एक्सेप्शन केसेस में जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क करते हैं, क्लियर है। बट ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उनकी शेप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो एट दैट टाइम पर वो वर्क नहीं करेंगे। बट अगर हम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट की बात करें, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, प्रेशर इंक्रीज कर दें, तो फिर इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ये तो एट दैट टाइम अगर हम इंक्रीज कर दें, ये तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि इनकी एक्टिविटी तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट की एक्टिविटी तो बढ़ जाती है, बट एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो चलिए एक बार आपको रिकैप करवा देती हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जैसे ए से बी बना, तो बी एक न्यू प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोला, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर जो यूज होंगे कैटालिस्ट, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। जैसे कि ये एडिशन रिएक्शन है, जिसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसका एडिशन हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, सो इट इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट यूज हुए हैं निकल, पैलेडियम और प्लैटिनियम। बट अगर हम एंजाइम्स की बात करें, बॉडी के अंदर हमारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि बॉडी हमारी मल्टी सेलुलर है, तो सेल्स के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो एंजाइम्स के बिना नहीं हो सकती। तो एंजाइम यानी कि बायो कैटालिस्ट, तो कौन से कैटालिस्ट यूज होंगे, उस टाइम यूज होंगे बायो कैटालिस्ट। तो यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है और बायो कैटालिस्ट है, उनके अंदर डिफरेंस है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शेप डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इनऑर्गेनिक जो कैटालिस्ट हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ये इनके बीच में मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहले आप नोट कीजिए कि जो एंजाइम्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं, वो बनते हैं प्रोटीन्स के, ठीक है, कि जो एंजाइम्स हैं वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से। बट एक्सेप्शन केस यहां पर भी है, यानी कि ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो प्रोटीन के नहीं होते, ठीक है, जैसे कि आरएनए। तो जब आरएनए एज अ एंजाइम वर्क करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे राइबोजाइम। तो देखिए यहाँ पे आरएनए है, वो एज अ एंजाइम की तरह तो काम कर रहा है ना, बट वो प्रोटीनेशियस नहीं है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जनरली क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, बट जो आरएनए है वो क्या है, प्रोटीन तो नहीं है, बट वो एज ए एंजाइम की तरह काम कर रहा है। तो इसी वजह से जब आरएनए एज ए एंजाइम की तरह काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम। तो इसका एग्जांपल नोट कीजिए, 23SRRNA, ये किसकी तरह काम करेगा, एज एंजाइम की तरह, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट रहेगा राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट के अंदर, लार्जर सब यूनिट के अंदर। और यहाँ पे जो एस का मतलब है, वो एस का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और अभी मुझे ये बताइए कि जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रोटीन्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप टू टाइप के होते हैं, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होता है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बताइए फिर एंजाइम्स किसके अंदर आएगा, तो आपको बताया गया था कि जो एंजाइम्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर, ठीक है। तो नोट कीजिए कि जो प्रोटीन्स हैं वो वैसे दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, एक है हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे हैं हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो एंजाइम किसके अंदर आते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर। ठीक है, और आपको बताया गया था ना कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और जो फाइब्रस प्रोटीन है वो वाटर इनसोल्यूबल प्रोटीन्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए कि जो प्रोटीन्स होते हैं, हमें पता है वैसे प्रोटीन का 1 डिग्री स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, उनकी फोल्डिंग से 2 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है, 2 डिग्री से हमारे पास 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, कैसे प्रोटीन? कैटालिटिक प्रोटीन्स, जिनमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम जिनको हम बायोकैटालिस्ट बोलते हैं वो किस स्ट्रक्चर में फंक्शनल रहेंगे? वो फंक्शनल होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में। कौन? एंजाइम्स। ठीक है, जनरली तो एंजाइम प्रोटीनेशियस ही होते हैं, ये तो एक्सेप्शन केस है कि यहाँ पे आरएनए भी एज एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिसको हमने क्या बोला? राइबोसाइम। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक चीज मैं आपको और करवा रही हूं, ध्यान से कीजिएगा कि जो एंजाइम्स होते हैं ना वो बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ठीक है, तो सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं? नाम से बता रहा है सिंपल, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट यहाँ पर एब्सेंट रहेगा। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता ही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्रोटीन पार्ट होगा, और वही प्रोटीन पार्ट ही किसकी तरह काम करेगा? एज एंजाइम की तरह। तो इसका एग्जांपल आप नोट कीजिए, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो ये सब क्या है? तो ये वर्क करते हैं एज अ सिंपल एंजाइम, क्योंकि इनके अंदर ओनली प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए इस चीज को, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट है और वही एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल एंजाइम। अगर प्रोटीन पार्ट तो है ही, साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, तो वो कैसे एंजाइम होंगे? वो होंगे हमारे पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो पेप्सिन है किसके डाइजेशन में हेल्प करेगा? प्रोटीन के डाइजेशन में, है ना। तो ये जो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये सब सिंपल एंजाइम्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स वो होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट रहेगा। जो प्रोटीन पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? को फैक्टर। क्लियर है? तो अभी देखिए जो ये एपो एंजाइम है ये बेसिकली क्या रहता है? वैसे ये नॉन फंक्शनल होता है। तो जब इस एपो एंजाइम के साथ को फैक्टर आकर लग जाता है तो ये क्या बनाएगा? देन क्या बन जाता है? देखो जब इन दोनों का एडिशन हो जाता है तो ये क्या बनाएगा? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम जो कि क्या होगा? फंक्शनल। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं, एक्सेप्शन केस इज राइबोजाइम। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो प्रोटीन है वो किसके अंदर आएंगे? ग्लोबुलर शेप होगी, सो वो स्फेरिकल शेप होगी, तो इसी वजह से वो किसके अंदर आते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर। फिर हमने देखा कि वो किस स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल है, वो है 3 डिग्री स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल। ठीक है,
जो एंजाइम्स हैं बेसिकली टू टाइप्स के रहेंगे। इस किस बेस पे हमने इसको डिवाइड किया कि उसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो एक है सिंपल एंजाइम और एक है हमारे पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम वो होते हैं जिसके अंदर ओनली प्रोटीन पार्ट रहेगा, नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट नहीं होता, तो जैसे कि ट्रिप्सिन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में हमारे पास आ गए जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट तो रहेगा प्लस साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहता है। जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, बट ये खुद नॉन फंक्शनल था, इसी वजह से वो कोफैक्टर के साथ ऐड हुआ जिसको हमने नॉन प्रोटीन पार्ट बोला और क्या बना दिया, होलो एंजाइम, जो कि क्या है, फंक्शनल है। बाकी जो इसका पेंडिंग पार्ट है वो फिर हम नेक्स्ट देखिए। प्रीवियस स्लाइड में हम कर रहे थे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स को, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने किया था कि जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट रहेगा। प्रोटीन पार्ट भी एंड नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर उसके अंदर जो प्रोटीन पार्ट है, मैंने आपको बताया था क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो जब ये एंजाइम और कोफैक्टर मिल जाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, होलो एंजाइम, जो कि फंक्शनल रहता है। ठीक है, अभी आप इस चीज को देखिए कि जो ये कोफैक्टर है ना, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक, नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं यहां पर, और हमारे पास ये इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर ये ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस हैं, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। तो जैसे कि देखो, कोफैक्टर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं और इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस भी हैं। ऑर्गेनिक भी फर्दर डिवाइडेड है टू कैटेगरीज में। तो देखिए, अगर ये कोफैक्टर एपो एंजाइम के साथ कंबाइन हुआ, अगर वो फिर इजिली वहां से सेपरेट हो पा रहा है तो वो अलग कैटेगरी हो जाएगी, अगर वो सेपरेट नहीं हो पा रहा तो वो अलग कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, तो सेपरेशन हुई या नहीं हुई उस बेस पे हमने इसको डिवाइड किया। तो ये क्या होगा कि अगर वो सेपरेट हुआ, ठीक है, तो अलग कैटेगरी है, अगर ये सेपरेट नहीं हुआ तो अलग कैटेगरी है। किससे सेपरेशन की बात चल रही है, एपो एंजाइम से। अगर वो एपो एंजाइम से, जो ये कोफैक्टर है, अगर वो एपो एंजाइम से सेपरेट हो गया, देन हम उसको क्या बोलेंगे, देन हम उसको बोलेंगे को एंजाइम। ठीक है, अगर वो सेपरेट नहीं हो पा रहा एपो एंजाइम से, देन हम उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और जो ये इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस होते हैं इनको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एक्टिवेटर्स। ठीक है, तो इट मींस जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैं टू टाइप के हैं, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे कोफैक्टर। एपो एंजाइम कोफैक्टर मिलके क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम, जो कि क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। ठीक है, तो जो एपो एंजाइम है ये क्या है हमारे पास, ये नॉन फंक्शनल है। फंक्शनल होने के लिए ही तो इसने इसके साथ क्या कंबाइन हुआ, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस भी। अगर वो जो कोफैक्टर है एपो एंजाइम से सेपरेट नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर सेपरेट हो पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे को एंजाइम। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस की, जिसको हमने क्या बोला, एक्टिवेटर्स बोला। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए आप एंजाइम्स की, कि एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट होते हैं, यानी कि ये रिएक्शंस को कैटालाइज तो करेंगे बट कहां पर, लिविंग सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो कैसे कैटालाइज करते हैं, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा ही क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। मींस कि ये
केमिकल रिएक्शन को जो स्पीड है उसकी उसको इन्हांस करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, जैसे कि सुक्रोज है, ठीक है, उसके अंदर वाटर डाला तो क्या मिलेगा, हमेशा मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्योंकि जो सुक्रोज है डाइसैकेराइड है जो कि किससे मिलके बना होगा, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। फिर जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ऐसा नहीं है कि इस रिएक्शन के अंदर, वैसे देखो एंजाइम यूज होता है, पर अगर हमने एंजाइम यूज नहीं किया तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये रिएक्शन नहीं हुई, रिएक्शन तो फिर भी हो गई, बट इसके अंदर टाइम ज्यादा लगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं कि मैंने सुक्रोज लिया, वाटर ऐड किया, बट हमने क्या किया, वहां पर एक एंजाइम प्रोवाइड कर दिया, कौन सा, आपको बताया था, सुक्रेज एंजाइम। ठीक है, एंजाइम है ये। तो जैसे ही हमने एंजाइम प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा, फिर ऐसे में रिएक्शन तो होगी बट यहाँ पे टाइम है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। टाइम कम लगने का मतलब है कि रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इट मींस यहाँ पे जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एंजाइम का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी रिएक्शन में एंजाइम नहीं डाला तो वो रिएक्शन नहीं होगी, नहीं, रिएक्शन तो एक रिएक्टेंट की वजह से हो रही है ना, रिएक्शन तो होगी बट टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, बट एंजाइम डाल दिया तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, इट मींस वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। अगर रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो गई तो फिर टाइम तो कम लगेगा ना, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे राइट किया कि यहाँ पे टाइम कम कंज्यूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि जो एंजाइम्स हैं उनका सोर्स क्या है, कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं लिविंग सेल के अंदर। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा इतना आपका। तो आई थिंक गाइस एंजाइम्स के बारे में जो ये आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंजाइम्स के हमें एक्चुअली टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमें 2 लेक्चर्स और लगेंगे जिनके अंदर हम एंजाइम्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।